तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आपके परिवार में भी सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि साथियों आप सबको पता है कि हम अपने पूर्व के कालांश में मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और हम ये जानने का प्रयास किया पिछले एपिसोड में कि किन-किन इतिहासकारों ने मेवाड़ के भुइल वंश को मतलब किस राजवंश की संज्ञा दी। यानी कि किसने क्षत्रिय बताया या किसने आर्य बताया या फिर किसने ब्राह्मण वगैरह बताया और बताया तो भी कहाँ का। जैसे कि हमने पढ़ा है डी आर भंडारकर वगैरह भी बताते हैं कि आनंदपुर के ब्राह्मण हैं और इसके साथ ही अगर कर्नल टॉड की बात करें तो कर्नल टॉड बताते हैं या श्यामल दास की बात करें तो वे अपने वीर विनोद में बताते हैं कि ये कहाँ के हैं साथियों, वल्लभी के राजवंश से संबंध रखने वाले। अब साथियों हमने बप्पा रावल के बारे में पढ़ लिया। अब हम बप्पा रावल के बाद अगले वाले जैसे कि आठपुर प्रशस्ति हमें बताती है कि बप्पा रावल के बाद नाग जैसे इसी मेवाड़ में मतलब बप्पा रावल के उत्तराधिकारी हुए। लेकिन धीरे-धीरे एक बार वापस इनकी सत्ता कमज़ोर होती गई और परमाराव का क्या हो गया, आधिपत्य हो गया। अब इन आधिपत्यों को समाप्त कौन करता है और आखिरकार चित्तौड़ पर अधिकार कौन कर लेता है? जैतर सिंह, और जैतर सिंह ही चित्तौड़ को अपना पहली क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। आज हम साथियों और इससे पहले हमने अपने पिछले एपिसोड में ये भी पढ़ लिया था कि आपने एक व्यक्ति चित्तौड़ का शासक जिसने किस तरीके से या हम कह सकते हैं गुइल वंश का एक शासक जिसने किस तरीके से रण सिंह नाम करके उनके शासनकाल 1158 में मेवाड़ के गोहिल वंश 2 अलग-अलग शाखाओं में विभाजित होता है, एक रावल और एक है अपने राणा। तो साथियों आज हम आज के अपने इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि हम अ, जो रावल शाखा है उनके सबसे अंतिम शासक जिनका नाम रतन सिंह है, रतन सिंह तक पढ़ने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। हम जैतर सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे, जैतर सिंह के उत्तराधिकारी तेज सिंह और तेज सिंह के उत्तराधिकारी जो समर सिंह है और समर सिंह के बाद रतन सिंह, इन सब के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी किए साथियों चलते हैं। जैसा कि साथियों आज हम बात कर रहे हैं जैतर सिंह के बारे में। किसके बारे में साथियों? जैतर सिंह। जैतर सिंह का शासनकाल है साथियों 1213 से लगाकर 1250 तक। ये जैतर सिंह रावल जैतर सिंह है ये, ठीक है ना साथियों? तो रावल जैतर सिंह का शासनकाल 1213 से लगाकर 1250 तक है। जैतर सिंह है जो परमार शासकों को पराजित कर परमार, या हम सीधा भी लिख सकते हैं परमारों को पराजित कर परमार शासक भोज मुंज वगैरह वगैरह है, इन्होंने 8 को भी पूर्ण तरीके से नष्ट किया था। तो परमारों को पराजित कर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ को क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। पहला तो यही है कि चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला गुइल शासक कौन सा है, तो वो जैतर सिंह है। दूसरा जैतर सिंह के बारे में एक साथ ही युद्ध होता है जिसका नाम है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब होता है साथियों? भूताला का युद्ध होता है 1227 में। कब होता है? 1227। किन के मध्य होता है? तो ये होता है इल्तुतमिश जो दिल इल्तु इल्तुतमिश वर्सेज किन के मध्य? जैतर सिंह के मध्य। मतलब इन दोनों के मध्य क्या होते हैं? ये युद्ध होता है अपने, एक तो इल्तुतमिश के मध्य, इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य। इल्तुतमिश इस युद्ध में पराजित होता है और इनकी क्या हो जाती है? विजय हो जाती है, ये जीत जाते हैं। हुआ कब? 1227 में। अब इस युद्ध का जिक्र कहाँ मिलता है या इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक जय सिंह सूरी का ग्रंथ है, जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी का ग्रंथ, और ग्रंथ का नाम क्या है साथियों? जय सिंह सूरी का ग्रंथ है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन नाम करके ग्रंथ है, उसमें जो जय सिंह सूरी का ग्रंथ है इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य 1227 में हुए भूताला के युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ में साथियों? तो हमीर मद मर्दन में। यहाँ जो अमीर नाम दिया गया है साथियों, वो अमीर किसके लिए है? इल्तुतमिश के लिए। इल्तुतमिश।
के लिए प्रयुक्त हुआ। अगर साथियों प्रश्न पूछ ले कि हमीर मद मर्दन में जो हमीर शब्द लिखा है वो शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो शब्द हुआ है किसके लिए, हमीर शब्द प्रयोग हुआ है इल्तुतमिश के लिए। किसके लिए, इल्तुतमिश के लिए। अब साथियों इन्होंने और क्या किया, रावल जयतर सिंह ने, एक तो चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, दूसरा भूताला का युद्ध किया 1227 में, जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया। और इल्तुतमिश किस वंश का था, ऐबक कह सकते हैं या फिर गुलाम वंश कह सकते हैं या फिर इलबरी वंश कह सकते हैं, ऐबक गुलाम या इलबरी वंश। इस वंश का एक व्यक्ति था, मतलब सुल्तान था इल्तुतमिश, जो मतलब हम कह सकते हैं कि एक और से तो दामाद था किनका, अपने कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहा है, दामाद था इल्तुतमिश, और उनके मध्य क्या हुई है, युद्ध। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे, इन्होंने 1248 में एक और युद्ध किया, किससे, नासिरुद्दीन मोहम्मद से, नासिरुद्दीन मोहम्मद से। और नासिरुद्दीन मोहम्मद से युद्ध किया, वो कब किया, 1248 में। और इसे भी क्या किया, मतलब जयतर सिंह ने क्या किया, इसे पराजित किया। ये विशेष तौर से जयतर सिंह के बारे में एक सबसे पहली तो चीज यही है कि चित्तौड़ को इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी बनाया, और इसके साथ ही भूतला के युद्ध को याद किया जाए तो फिर 1227 में इल्तुतमिश को हराया। अब इनके बारे में डॉक्टर ओझा साहब कहते हैं, कौन कहते हैं, डॉक्टर हीराचंद या गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीचंद हीराशंकर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ओझा साहब क्या कहते हैं कि गुलाब वंश या हम हाँ गुलाब वंश का ऐसा एक भी शक्तिशाली शासक या जितने भी शासक थे उन सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो उन सब में शक्तिशाली शासक उस समय का था वो जयतर सिंह था। ये कौन लिखते हैं, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी लिखते हैं इनके बारे में। अब देखिए जयतर सिंह के बाद जयतर सिंह का उत्तराधिकारी कौन आता है साथियों, तो जयतर सिंह के बाद इनका उत्तराधिकारी आता है तेज सिंह। कौन आता है, तेज सिंह। और तेज सिंह का शासनकाल कितना होता है, वो होता है साथियों 1250 से लगाकर 1273 तक, 1250 से 1273। तेज सिंह ने क्या किया, तेज सिंह के समय में ही 1260 में, कब साथियों, 1260 में पार्श्व अपने मंदिर का निर्माण होता है, मंदिर का निर्माण कब साथियों, 1260 में। और इसके साथ ही ये भी याद रखना है कि तेज सिंह ने अपने शासनकाल में एक तो इन्होंने जयतर सिंह का उत्तराधिकारी के तौर पर काम किया है, और दूसरा इन्होंने 1260 ईस्वी में एक तो पार्श्वनाथ का मंदिर का निर्माण किया, इनकी पत्नी जो जैतल देवी है उनके द्वारा। एक इन्हीं के शासनकाल में कमल चंद नाम करके, तो पार्श्वनाथ मंदिर, कैसा मंदिर साथियों, पार्श्वनाथ मंदिर, और कहाँ, चित्तौड़ में। किन के शासनकाल में, तेज सिंह के शासनकाल में। और तेज सिंह की पत्नी किसने बनाई, ये जैतल देव ने। किसने, जैतल देव ने। 1260 के आसपास एक तो ये है पार्श्वनाथ मंदिर जिसका नाम है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, ठीक है। और इनके साथ ही 1260 में एक और काम करता है ये, कि क्या करता है कि 1260 में एक व्यक्ति होता है जिनका नाम है कमल चंद्र। क्या नाम है साथियों, कमल चंद्र। ये कमल चंद्र इनके शासन काल के समय ही होते हैं 1260 में ही। और ये क्या करते हैं कि ताड़ पत्रों पर राजस्थान में पहली किताब लिखते हैं, पहली पुस्तक लिखते हैं, जो आज भी मतलब है कि जिनके साक्ष्य आज भी मिले हुए हैं। कौन कौन लिखते हैं, ये अपने जो कमल चंद्र लिखते हैं। और उस पुस्तक का नाम क्या है साथियों, अगर हम उस पुस्तक का नाम का जिक्र करें तो उस पुस्तक का नाम है श्रावक श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है साथियों, तो कमल चंद द्वारा लिखित पुस्तक है श्रावक श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ताड़ पत्रों पर लिखी गई, ताड़ पत्र पर लिखी गई, ताड़ पत्र पर लिखी गई पहली पुस्तक, ठीक है। तो एक बार वापस देख लेते हैं साथियों को, जयतर सिंह का शासनकाल 1213 से लगाकर 1250 तक है। उसके बाद ये परमारों को पराजित करके चित्तौड़ को अपनी क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। भूताला का युद्ध 1227 में होता है, और इल्तुतमिश और किन के, जयतर सिंह के मध्य।
इस भूताले के युद्ध की हमें जानकारी मिलती है वो जय सिंह सूरी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर मधमर्दन। हमीर मधमर्दन में हमीर किसके लिए प्रयुक्त है, तो वो इल्तुतमिश के लिए प्रयुक्त हुआ है। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी होता है वो तेज सिंह होता है, जिनका शासनकाल होता है साथियों 1250 से लगाकर 1273 तक। तेज सिंह की एक पत्नी होती है जिनका नाम जैतल देवी, और जैतल देवी ने कौन से श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया, चित्तौड़गढ़ में। और इसके साथ ही इन्हीं के शासनकाल में 1260 में एक कमलचंद नाम करके एक मतलब कवि हुए हैं, उनका राजस्थानी भाषा का या राजस्थान में ताड़पत्रों पर लिखी गई पहली उनकी पुस्तक है या उनकी कृति है जिसका नाम क्या है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़नी है साथियों। ये तो है अपने कौन, अपने जो जैतर सिंह, और जैतर सिंह के बाद जैतर सिंह के उत्तराधिकारी तेज सिंह। इनके बाद अगर जैतर सिंह के उत्तराधिकारी तेज सिंह के बाद अगर हम बात करें तो फिर बात आती है साथियों, वो आती है अपने समर सिंह। समर सिंह का शासनकाल होता है वो होता है 1273 से लगाकर 1303 तक। 1272 से लगाकर कितने तक साथियों, 1303 तक। तो समर सिंह के बारे में इतना ही जानकारी, क्योंकि इतिहास में इतना विशेष कुछ है नहीं। समर सिंह के बाद आते हैं समर सिंह के उत्तराधिकारी, तो इनका है 1273 से 1302। और उनके बाद आते हैं रावल रतन सिंह। क्या नाम है साथियों, रावल रतन सिंह। ये वही रावल रतन सिंह है, अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ पर पहला आक्रमण करता है। इनके बारे में हम सब रानी पद्मिनी के बारे में भी 2018 में जो फिल्म बनी थी बंसाली के नेतृत्व में, उस समय भी बहुत सारे राज्यों में विवाद हुआ था, देश में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, तो ये उसी से संबंधित है। अभी हम उनकी बात करेंगे। रावल रतन सिंह का साथियों शासनकाल है 1302 से लगाकर 1303। कब तक है, 1302 से 1303। तो समर सिंह के उत्तराधिकारी का नाम क्या है साथियों, तो रावल रतन सिंह। एक तो रावल शाखा का अंतिम शासक, रावल शाखा के अंतिम शासक रतन सिंह रावल शाखा के क्या है, अंतिम शासक है। इनके साथ ही अब देखिए, तो चित्तौड़ का पहला शासक शाखा कब हुआ, 1303 में चित्तौड़ का पहला शाखा, चित्तौड़ का पहला शाखा शाखा। और शाखा में क्या होता है साथियों, जोर और केसरिया, जोर प्लस केसरिया। क्या होता है साथियों कि जिस समय जीत की सारी सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है या खाने का अन्न वगैरह पूरा समाप्त हो जाता, पहले जितने भी विदेशी आक्रांता थे, हम ये जरूर, जिस समय हम जालोर के कानड़देव सोनग्रह की बात कर रहे थे, उस समय भी साथियों हम ठीक ढंग से पढ़ रहे थे और समझ रहे थे कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी उनके ऊपर क्या कर देता है साथियों। वहाँ जमावड़ा मतलब वहाँ अपने शिविर लगा देता है और वहीं बैठ जाता है। फिर वो मतलब हटाने का नाम नहीं लेता, 2 महीने 3 महीने 4-4 5-5 महीने लंबे अपना वहाँ क्या लगा देता है, डेरा जमा लेता है। और आखिरकार कभी कभार तो वे क्या करते हैं, अपनी कुकृत्य करने के बावजूद हम ये भी पढ़ते हैं, कभी पानी में जहर मिलाना मतलब रक्त मिला देना, या गाय का मांस, या मतलब है कि वे अपनी ऐसी हरकतें करते हैं, या कभी कभार है कि महलों में ज्यादा दाना पानी रहता नहीं है, तो फिर आखिरकार क्या करना पड़ता है, संघर्ष ही करना पड़ता है। तो पुरुष क्या करते हैं, केसरिया बाना धारण करके बस उनके सामने एक ही होता है कि मतलब मरना और मारना। और दूसरा होता है जोर, जोर जो महिलाओं के नेतृत्व, महिलाओं द्वारा किया जाता है, मतलब अग्नि में अपनी देह की क्या दी जाती है, आहुति दी जाती है। तो ये है जोर साथियों। तो 1303 में चित्तौड़ में पहला शाखा, और इसमें पहले शाखे में जोर किसने किया था, पद्मिनी ने। किसने किया था, पद्मिनी ने। ठीक है, ये रावल रतन सिंह की पत्नी थी। ऐसा बताया जाता है कि देखो, एक रचना है 1540 में लिखी गई जिनका नाम क्या है, पद्मावत। क्या नाम है, पद्मावत। और पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। और पद्मावत में जो 1303 जो चित्तौड़ आक्रमण का जो पहला चित्तौड़ का आक्रमण है या चित्तौड़ का पहला शाखा है, उसका कारण क्या बताया है मलिक मोहम्मद जायसी में, पद्मावत में युद्ध का कारण वो बताया है पद्मिनी की सुंदरता। कि भाई ऐसा है
कि जो ये चित्तौड़ का रत्न जो अपने अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करना चाहता था, पद्मिनी को पाना चाहता था, पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके कारण इसने क्या कर दिया कि युद्ध कर दिया। तो युद्ध का कारण किसके अनुसार, पद्मावत के अनुसार युद्ध का कारण है पद्मिनी को लेकर की सुंदरता। ठीक है साथियों, और हम केवल और केवल, और ये बात कौन लिखता है, ये पद्मावत भी लिखते हैं, इसके साथ ही जो दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा भी कहते हैं कि इन बात को या इन साक्ष्य को सही मानते हैं कि ये ऐसा है। लेकिन हम दूसरी ओर ये भी मान सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी खुद क्या था, साम्राज्यवादी नीति वाला था। ठीक है, साम्राज्यवादी नीति, एक तो अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति वाला था, और इसके साथ ही दूसरा कारण हम ये कह सकते हैं कि चित्तौड़ सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। चित्तौड़ सामरिक व व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, दृष्टि से, या ये कह सकते हैं चित्तौड़ का सामरिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्व। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ साथियों कि इन्होंने आक्रमण किया। तो अब वह सामरिक और व्यापारिक दृष्टि, सामरिक का मतलब होता है युद्ध की स्थिति में भी, और व्यापारिक का मतलब है व्यापार का क्षेत्र में भी, क्योंकि दिल्ली से जिस समय गुजरात वगैरह आना जाना वो चित्तौड़ से होता था, गुजरात है, मालवा है, जो वह महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, और इसके साथ ही चित्तौड़ की पहाड़ियां वगैरह क्षेत्र है, तो वहाँ युद्ध करना भी ये सामरिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण स्थान रखा था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने, हो सकता है उन्होंने क्या किया, अपने इस जो 1303 में चित्तौड़ पर क्या किया, अपना आक्रमण किया। अब जिस समय साथियों 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, उस समय रावल जो रतन सिंह थे, उन रतन सिंह के दो सेनापति थे, एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। गोरा व बादल, ये गोरा और बादल ये किसके सेनापति थे, ये रावल रतन सिंह के सेनापति थे। तो कभी कभार ऐसे प्रकार आला और उदल की बात करते हैं, जैता और कुंपा की बात करते हैं, तो जिस समय मालदेव का जो अपने युद्ध पढ़ते हैं, तो उस समय गिरी सुमेल का युद्ध 1544 का, उस समय हम पढ़ते हैं कि जैता और कुंपा दोनों युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, जो मालदेव के सेनापति मारवाड़ से संबंध रखते हैं। वहीं परमर्दी देव के बारे में बात करते हैं, तो उस समय हम ये पढ़ते हैं कि आला और दूदल दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं, वो भी युद्ध करते हुए। और यहाँ ये गोरा और बादल ये किसके सेनापति है, चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह के सेनापति है, ये भी युद्ध करते हुए क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, और यहाँ रतन सिंह भी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो जाता है साथियों, तो चित्तौड़ पर इसका अधिकार हो जाता है अपने खिलजियों का। तो खिलजियों का एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है जिसका नाम है खिज्र खां। क्या नाम है साथियों, खिज्र खां। खिज्र खां को चित्तौड़ का क्या बनाया जाता है, संरक्षक बनाया जाता है, और खिज्र खां के नाम के कारण ही इसका चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया साथियों, खिजराबाद कर दिया गया। तो ये भी एक याद रखना कि चित्तौड़ के पहले शाखे के बाद चित्तौड़ का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, खिजराबाद कर दिया गया। संरक्षक किसे नियुक्त किया गया, खिज्र खां को, जो कौन था, जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था साथियों, बेटा था। ये भी एक 1311 तक ये रहा अपना संरक्षक, कौन, खिज्र खां। और इसके बाद खिज्र खां ने क्या किया कि जो कानड़ दे सोनगरा का भाई है, जो जालोर के शासक है कानड़ दे सोनगरा, उनके छोटे भाई है जिनका नाम है मूछोला मूछेला महादेव, मूछेला मालदेव। और फिर इसने क्या कर दिया, मूछे वाला मालदेव था, उनको क्या कर दिया गया, अपने राज दे दिया गया, चित्तौड़ का संरक्षक उसे नियुक्त कर दिया, और खिजर खा वापस क्या हो गया, वहां से चला गया। अब साथियों इस युद्ध का वर्णन कौन करता है, इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन करता है, जिसे भारत का तोता कहा जाता है, अमीर खुसरो। कौन करता है साथियों, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियां, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने हैं अपने आदिकाल के संदर्भ में, आदिकाल की को परिभाषित करने में, उनमें अमीर खुसरो की पहेलियां भी सम्मिलित है। ये अमीर खुसरो है, ये चित्तौड़ के पहले शाखे में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, प्रत्यक्षदर्शी था। अलाउद्दीन, ये जो अमीर खुसरो है, इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है खुजाइन उल फुतूह, उल फुतूह।
और इसी का दूसरा नाम है तवारीख ए अलाई। क्या नाम है? तवारीख ए अलाई। ये दोनों खजाइन उल फुतूह या तवारीख ए अलाई, ये दोनों एक ही पुस्तक है, अमीर खुसरो द्वारा लिखी है। इसमें वर्णन किया गया है किसका, मतलब इस अपने चित्तौड़ के 1300 जो 3 में चित्तौड़ का जो पहला शाखा हुआ है उसका वर्णन किया गया है। अब देख लीजिए साथियों, रावल रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 तक। रावल शाखा के अंतिम शासक हुए हैं। 1303 में चित्तौड़ का पहला शाखा जिसमें जोर पद्मिनी के नेतृत्व में होता है। अब देखिए ये साथियों, ये भी है, इसमें भी किंवदंतियां हैं कि कोई बताता है कि जैसे पद्मावत में बताता है कि रतन सेन नाम करके, और फिर रतन सेन साधु के वेश में कहाँ जाते हैं, सियल द्वीप जाते हैं जो श्रीलंका, और वहां से हीरामन तोता आता है, बात बताता है कितनी सुंदर रानी है, और वहां से लाया जाता है। और ये पद्मावत में ये भी लिखा गया है कि दृश्य दिखाया जाता है, कांच में या पानी में परछाई दिखाई जाती है, और उसके बाद ये इसे पाना चाहता है अलाउद्दीन खिलजी। तो खैर ऐसी कोई घटनाएं मतलब पद्मावत दिखाती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे इतिहासकार है इस घटनाओं को काल कल्पित मानते हैं। उसके बावजूद भी एक इतिहासकार हुए हैं दशरथ शर्मा, उन्होंने कहा है कि नहीं ये घटना हो सकती है। अब साथियों, अगर कभी हो सकता है पूछ भी लिया जाए कि 1303 में ये हुआ कब था, तो इसकी डेट है साथियों 26 अगस्त। कितने है? 26 अगस्त 1303 को ये शाखा होता है। पद्मिनी क्या है, 1600 महिलाओं के साथ जोहर करती है। पद्मिनी कितने महिलाओं के साथ? 1600 महिलाओं के साथ क्या करती है साथियों? जोर करती है। तो पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ पद्मिनी का जोर होता है। अब ये है साथियों अपने रतन सिंह है। तो हमने आज अपने इस एपिसोड में विशेष तरीके से किन किन की बात की। एक तो बात की जयतर सिंह की, और उनके साथ ही जयतर सिंह के उत्तराधिकारी तेज सिंह, और तेज सिंह के उत्तराधिकारी जिनका नाम क्या है साथियों? समर सिंह, और समर सिंह के उत्तराधिकारी कौन है? रावल रतन सिंह। इतना विशेष महत्वपूर्ण तरीके से ये याद रखना कि जो रावल रतन सिंह है वो रावल शाखा के क्या है? अंतिम शासक है। एक साथियों हमें ये भी याद रखना है कि जिस प्रकार रतन सिंह के दो सेनापति, क्या नाम है? गोरा और बादल, उसी प्रकार जयतर सिंह के भी दो सेनापति थे। उन दो सेनापतियों का नाम था, एक का नाम था मदन और एक का नाम था बालाक। मदन व बालाक। हो सकता है प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए, मदन और बालाक दो किन के सेनापति थे? तो मदन और बालाक दो किसके सेनापति थे? रावल जयतर सिंह के सेनापति थे। किनके सेनापति? रावण जयतर सिंह के सेनापति। तो साथियों आज इतना ही, बाकी बहुत ही जल्द मिलेंगे हम सब अपने अगले कालांश में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।